दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं ना? देखिए आपको जो है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश बताए थे। आज खिलजी वंश के विषय में हम लोगों को जानना है, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश को जानना है। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के बाद आराम शाह, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद बहराम शाह, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासरुद्दीन महमूद, फिर बलबन, रजिया सुल्तान छूट गया, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह और फिर बलबन। एक बार फिर से क्रम को बता देते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश में सबसे पहले ऐबक ने शासन किया, ऐबक के बाद आराम शाह, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, फिर कुछ दिनों के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, बलबन। और देखिए बलबन, बलबन अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटा मोहम्मद को बनाना चाहता था। मोहम्मद, बलबन अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटा मोहम्मद को बनाना चाहता था, लेकिन भारत पर इल्तुतमिश के समय से ही मंगोल आक्रमण होने प्रारंभ हो गए थे। जो मंगोल आक्रमण बलबन के समय में भी हो रहे थे। बलबन के समय जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे, उस मंगोल आक्रमण को दबाने के क्रम में बलबन का बड़ा बेटा मोहम्मद मारा गया था। तो बलबन का जो बड़ा बेटा मोहम्मद था, वह मंगोल आक्रमण को दबाने के क्रम में मारा गया था। बलबन के सुल्तान रहते हुए ही मोहम्मद मारा गया। तो बलबन ने यह सोचा क्यों ना मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। और बलबन ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को घोषित किया। के खुसरो, के खुसरो। लेकिन जब बलबन का निधन हुआ, तो बलबन के निधन होने के बाद बलबन के जो विश्वस्त अधिकारी थे, विश्वसनीय अधिकारी थे, उन्होंने ही बलबन के आदेशों की अवहेलना किया। और उन्होंने ही बलबन के आदेशों की अवहेलना करते हुए के खुसरो को गद्दी पर नहीं बैठने दिया, बल्कि के खुसरो को मार दिया। और बलबन के अयोग्य पुत्र बुगरा खां, बुगरा खां का बेटा था केकुबाद, बुगरा खां का बेटा था केकुबाद। बुगरा खां भोग विलासी प्रवृत्ति का था, केकुबाद भी भोग विलासी प्रवृत्ति का था। बलबन के बाद बलबन का उत्तराधिकारी केकुबाद ही बना था। बलबन के बाद बलबन का उत्तराधिकारी केकुबाद ही बना था। इस बात को आप फिर से ध्यान से सुनिएगा। बलबन अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे मोहम्मद को बनाना चाहता था, लेकिन मंगोल आक्रमण में मोहम्मद मारा गया था, जिस कारण बलबन ने अपना उत्तराधिकारी मोहम्मद के बड़े पुत्र के खुसरो को घोषित किया। लेकिन जब बलबन का निधन हो गया, तो बलबन के आदेशों की अवहेलना बलबन के अधिकारियों ने ही किया। और बलबन के अधिकारियों ने के खुसरो को बलबन का उत्तराधिकारी बनने नहीं दिया, बल्कि बलबन के उत्तराधिकारी के तौर पर बलबन के बेटा बुगरा खां के बेटा केकुबाद को बिठाया गया। अर्थात बलबन का जो उत्तराधिकारी बना, बलबन का उत्तराधिकारी बना केकुबाद, केकुबाद। और जो केकुबाद था, बलबन का उत्तराधिकारी बना। संगीत में इनकी काफी ज्यादा रुचि हुआ करती थी। जो केकुबाद है, केकुबाद का संगीत में काफी ज्यादा रुचि हुआ करता था। और संगीत में काफी ज्यादा रुचि होने के कारण इन्होंने संगीतज्ञों को काफी संरक्षण दिया। और इनके शासनकाल के विषय में कहा जाता है कि दिल्ली का चौक चौराहा संगीतज्ञ से भरा पड़ा था, दिल्ली का गली संगीतज्ञ से भरा पड़ा था। हर जगह संगीतज्ञ ही संगीतज्ञ नजर आ रहे थे, यानी जहां देखते वहां संगीतज्ञ। संगीत में काफी ज्यादा रुचि थी इनकी। केकुबाद ने लगभग 3 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। और केकुबाद का शाही अंगरक्षक, बॉडीगार्ड, केकुबाद का शाही अंगरक्षक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केकुबाद की हत्या कर दिया। और केकुबाद की हत्या करके केकुबाद को यमुना नदी में फेंकवा दिया। केकुबाद को यमुना नदी में फेंकवा दिया। और केकुबाद का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केकुबाद के अल्पवयस्क बेटा शमसुद्दीन क्यूमर्स को बनाया। शमसुद्दीन क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स कुछ समय तक, लगभग 3 माह तक शमसुद्दीन क्यूमर्स सुल्तान बने रहे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने संरक्षण में इसको सुल्तान बनाया। लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि जलालुद्दीन
फिरोज खिलजी के खिलाफ अब कोई विद्रोह नहीं हो सकता है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको गद्दी से हटा दिया और गद्दी से हटाने के बाद गुलाम वंश के शासन का अंत किया और गुलाम वंश के स्थान पर एक नए राजवंश खिलजी वंश के शासन की नींव 1290 ईस्वी में डाली। इस प्रकार गुलाम वंश के शासन का अंत हुआ और खिलजी वंश के शासन की शुरुआत हुई। खिलजी वंश के शासन की शुरुआत हुई और बात अगर आप खिलजी वंश की करेंगे तो जो आपको खिलजी वंश है, खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा और 1290 ईस्वी से जो 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहा है, इस अवधि के दौरान खिलजी वंश में कुल 5 शासक हुए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नासरुद्दीन खुसरो शाह। यही 5 शासक खिलजी वंश में हुए। लेकिन इन 5 शासकों में विशेष तौर पर आपको जिस शासक के विषय में पढ़ना है वह है आपको अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको मुख्य तौर पर अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को भी, थोड़ा बहुत शिहाबुद्दीन उमर को भी और थोड़ा बहुत जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और थोड़ा बहुत खुसरो शाह को भी पढ़ना है। लेकिन मुख्य तौर पर हम लोगों को जो पढ़ना है वह अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पढ़ना है। तो आइए अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हम लोग पढ़ते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ जो है खिलजी वंश के अन्य शासकों को भी पढ़ेंगे। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया, अर्थात इस वंश का जो संस्थापक है, इस वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इनका शासनकाल 1290 से 1296, 1290 से 1296 जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक हुए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक आम सैनिक के तौर पर दिल्ली सल्तनत की सेना में शामिल हुआ, लेकिन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर काफी आगे गए। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का उत्कर्ष केकुबाद के समय हुआ। इसका राजनीतिक तौर पर उत्कर्ष इनको पहचान केकुबाद के समय मिली। और जब ये सुल्तान बने तो बल्कि केकुबाद द्वारा एक शहर को बसाया गया था, किलोखड़ी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में किलोखड़ी पड़ता है और उत्तर प्रदेश में किलोखड़ी नामक शहर को केकुबाद ने बसाया था। उसी किलोखड़ी नामक शहर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और किलोखड़ी को राजधानी बनाकर इन्होंने शासन किया। किलोखड़ी को राजधानी बनाकर इन्होंने शासन किया। किलोखड़ी को राजधानी बनाकर इन्होंने किलोखड़ी से ही शासन किया। और जब खिलजी वंश की स्थापना हुई ना, तो खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा जाता है। खिलजी वंश के शासन को और खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि एक तो देखिए, जैसे भारतीय हिंदू समाज में ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना जाता है, वैसे ही तुर्क मुसलमानों में भी इलवरी तुर्क उच्च किस्म के मुसलमान थे और खिलजी तुर्क निम्न किस्म के मुसलमान थे। जैसे भारतीय समाज में यह मान्यता है कि राजा क्षत्रिय बनेंगे, शासन प्रशासन क्षत्रिय करेंगे, तो मुसलमानों में भी यह मान्यता था कि शासन प्रशासन उच्च मुसलमान करेंगे, इलवरी तुर्क करेंगे, निम्न मुसलमान नहीं करेंगे। लेकिन इस व्यवस्था का अंत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने यह साबित कर दिया कि उच्च जाति का मुसलमान हो या निम्न जाति का मुसलमान हो, अगर वह योग्य है, अगर उसमें शासक बनने की योग्यता है तो वही शासक बनेगा। अगर उसमें शासक बनने की योग्यता है तो वही शासक बनेगा। और जब खिलजी वंश की भारत में स्थापना हुई और खिलजियों ने भारत में शासन प्रशासन किया, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिले। और जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुआ करते थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर बल दिया। जब गुलाम वंश का शासन हुआ करता था तो सिर्फ शहरों
के विकास पर जोर दिया जाता था, सिर्फ शहरों के विकास पर जोर दिया जाता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने शासन करना शुरू किया तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ज्यादा बल दिया। इतिहासकार मोहम्मद हबीब तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति बतलाता है, तो वही खिलजियों के शासन को, खासतौर पर अलाउद्दीन खिलजी के शासन को ग्रामीण क्रांति से जोड़कर बतलाता है। मतलब इतिहासकार हबीब का मानना है कि अगर तुर्क शासन स्थापित होने से नगरों में क्रांति आई है, नगरों में विकास हुआ है, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ है। जैसे इस एग्जांपल को आप समझिएगा, हर्यक वंश के शासक क्षत्रिय थे, मगध साम्राज्य को आप समझिएगा। हम आपको बताए हुए हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के पीछे कारण। मगध में यह मान्यता नहीं था कि क्षत्रिय ही शासन करेगा, बल्कि मगध में यह मान्यता था जो योग्य है वो शासन करेगा, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वह क्षत्रिय है, चाहे वह वैश्य है, चाहे वह शूद्र है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगध में क्षत्रियों ने भी शासन किया, वैश्यों ने भी शासन किया, शूद्रों ने भी शासन किया। जो योग्य था अपनी योग्यता के अनुकूल उन्होंने शासन भारतवर्ष में किया। तो इस बात को इस्लामी सल्तनत के अंतर्गत स्थापित जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया कि जो योग्य है शासन तो वही करेगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने शासनकाल के समय शासन प्रशासन में बिना हस्तक्षेप के पहले से जैसे शासन चलता हुआ आ रहा था उसी को इन्होंने जारी रखा। और इनके समय भी मंगोल आक्रमण हुए थे। इल्तुतमिश के समय जब मंगोल आक्रमण होना शुरू हुआ ना, तो लगातार मंगोल आक्रमण होता रहा। मंगोल आक्रमण कभी रुका नहीं, बल्कि मंगोल आक्रमण लगातार होता रहा। जिस प्रकार हुन आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को विचलित किया, उसी प्रकार से मंगोल आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को विचलित किया। जब आप दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों को पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत के पतन के तो कई कारण हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों में एक प्रमुख कारण है मंगोल आक्रमण। इल्तुतमिश के समय, बलबन के समय, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, इन सभी सुल्तानों के समय बार बार और लगातार मंगोल आक्रमण होता रहा। इनके समय में भी मंगोल आक्रमण हुआ था। इन्होंने कई मंगोल आक्रमण को दबाया था। एक आम सैनिक के तौर पर भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कई मंगोल आक्रमण को दबाया था, और जब ये सुल्तान थे तब पर भी इनके समय मंगोल आक्रमण हुए थे, उस मंगोल आक्रमण को भी इन्होंने दबा दिया। कहा जाता है कि इनके समय यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का नाती उलूग खां, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का नाती उलूग खां अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत आया, और अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत आकर इस्लाम धर्म को कबूल किया। उलूग खां जो अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत आकर इस्लाम धर्म को कबूल किया, उलूग खां और उनके हजारों समर्थक इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद ही नवीन मुसलमान कहलाए। आपसे पूछा जाता है, और बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, मध्यकाल में नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा मध्यकाल में चंगेज खां का नाती उलूग खां जो अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत आकर इस्लाम धर्म को कबूल किया, वही नवीन मुसलमान कहलाए। और इनके समय में ही इनके आदेश पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के आदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया। जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के आदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया। जब दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह देखा कि दक्षिण भारत में तो बहुत धन संपत्ति है, बहुत रुपया पैसा है, बहुत सोना चांदी है, बहुत अधिक मूल्यवान धातु है। तो पहली बार आक्रमण किया तो बहुत ज्यादा धन संपत्ति नहीं लूट पाया, लेकिन धन संपत्ति देखकर आ गया तो मन में लालच तो जगा हुआ था। पहली बार तो अलाउद्दीन खिलजी इनके आदेश पर गए थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के आदेश पर गए, लेकिन उस पहले अभियान में बहुत ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर पाया अलाउद्दीन खिलजी। फिर बाद के वर्षों में अलाउद्दीन खिलजी बिना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अनुमति के दक्षिण भारत पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी बिना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अनुमति के दक्षिण भारत पर आक्रमण कर दिया और धन लूटकर दक्षिण भारत से लाया। जब यह सूचना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को लगी तो उन्होंने नाराजगी जाहिर किया
उन्होंने नाराजगी जाहिर किया, कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने गलत किया है, आपने गलत किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाराज हो गए। तत्पश्चात अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मनाने के लिए उसके नाम से एक माफी भरा खत लिखा, और उस खत में अलाउद्दीन खिलजी ने यह भी लिखा कि अगर आप हमें माफ कर दिए हैं तो आप करामानिकपुर आकर हमसे भेंट करें। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास खत पहुंचा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खत पढ़ा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को लगा कि गलती हो गया है, माफ कर दिया जाए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को माफ कर दिया, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने करामानिकपुर गया। और जब अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से हुई तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को गला लगाया, और गला लगाकर धोखे से चाकू गोद दिया पेट में। और अलाउद्दीन खिलजी अपने तलवार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सर पर वार किया, इस पर वार किया, ठीक है, और उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। यानी धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी, और उनके सर को पूरे साम्राज्य में एक दुश्मन की भांति दिखलाया। और यह दिखला करके अलाउद्दीन खिलजी सभी को संदेश देना चाहता था कि अगर कोई भी हमारे खिलाफ जाएगा, हम उसका यही हश्र करेंगे जो सुल्तान का हश्र किए। मतलब अपना खौफ, अपना डर सुल्तान बनने से पहले ही अपने पूरे साम्राज्य में दिखा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान घोषित किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या होने के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना आपको अलाउद्दीन खिलजी। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। तो एक बार हम ये चाहते हैं बलबन के उत्तराधिकारी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी के पहले तक पढ़ लीजिए, 1 मिनट लगेगा आपको, पढ़ लीजिए ताकि सब बात स्पष्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो पता चल जाएगा। लिए जी, आइए जवाब दीजिए, तो मुंह पर कीजिए, जवाब दीजिए, बताइए बलबन अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? आए? किसको? के? लेकिन क्या के खुसरो बना था? कौन बना? केकुबाद। कौन बना? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की रुचि संगीत में काफी अधिक? किनकी रुचि? और किनके विषय में यह कहा जाता है कि उनके समय दिल्ली का चौक चौराहा संगीतज्ञों से भरा पड़ा। केकू किलोखरी नामक शहर को किसने बसाया? केकुबाद की हत्या कौन किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। केकुबाद की हत्या किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज। और उसको मारकर कहां फेंक दिया? कहां? और गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन। और इसके बाद गुलाम वंश के बाद कौन वंश के शासन किया? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज। उन्होंने अपनी राजधानी किस शहर को बनाया? किलोखरी ना। अच्छा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राजनीतिक तौर पर उत्कर्ष किसके समय हुआ? केकुबाद। किसके समय हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राजनीतिक तौर पर उत्कर्ष किसके समय हुआ? केकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कौन सी उपाधि दिया था? शाइस्ता खां। कौन सी उपाधि? केकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कौन सी उपाधि दी? शाइस्ता खां की उपाधि दिया। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शासन प्रशासन के क्षेत्र में कौन सी नीति अपनाई? कौन सी नीति? और किसके समय चंगेज खां का नाती उलुग खां अपने समर्थकों के साथ भारत आकर इस्लाम धर्म कबूल किया? जलालुद्दीन फिरोज। और वे लोग क्या कहलाए? नवीन। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 में धोखे से किसने कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। अब आइए अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए
करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था, जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण उनके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी का ही चाचा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक है। उनका चाचा था, उनका चाचा था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास्प था। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बना तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को करामानिकपुर का सूबेदार बनाया। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बना था तो उन्होंने करामानिकपुर का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी को बनाया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही किया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी और ससुर भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने अपने चाचा और ससुर की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। सिर्फ सुल्तान बनने के लिए, सिर्फ गद्दी प्राप्त करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिया और हत्या करके गद्दी प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी प्राप्त किया तो उन्होंने शीघ्र ही अपना मनसा जारी कर दिया कि उन्हें करना क्या है। उन्होंने गद्दी पर बैठते 4 अध्यादेश जारी किए। उन्होंने यह बात स्पष्ट किया कि उसे सिकंदर की भांति विश्व विजेता बनना है, उसे सिकंदर की भांति विश्व विजेता बनना है, विश्व विजेता बनना है और एक नया धर्म स्थापित करना है। सुल्तान बनते ही उन्होंने यह सब बात स्पष्ट कर दिया। और जब सुल्तान बनते ही उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सिकंदर की भांति उन्हें विश्व विजेता बनना है और एक नया धर्म स्थापित करना है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने समझाया, दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को समझाया कि सिकंदर जिस समय विश्व विजयी अभियान पर निकले थे और विश्व विजयी किए, उस समय का राजनीतिक परिदृश्य अलग था और आज का राजनीतिक परिदृश्य अलग है। आज ऐसी स्थिति नहीं है कि आप विश्व विजयी कर सकते हैं। और अलाउल मुल्क ने यह भी समझाया कि अगर आप इस्लाम धर्म से इतर कोई अलग धर्म स्थापित करते हैं तो दिल्ली की जनता विद्रोह पर उतारू हो जाएगी। अलाउल मुल्क के समझाने पर अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजयी अभियान के सपना को भी छोड़ दिया तथा इतना ही नहीं बल्कि नया धर्म जो उसे चलाना था उसको भी भूल गया। लेकिन कहा कि भले विश्व नहीं जीत सकते हैं, उपाधि तो धारण कर सकते हैं। तो उपाधि धारण कर लिया, सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण कर लिया और उपाधि से अपने आप को संतोष कर लिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि चलो ठीक है, विश्व विजयी नहीं कर पाए, भारत का तो विजय करेंगे। और फिर अलाउद्दीन खिलजी भारत का विजय किया। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले उत्तर भारतीय राज्यों को जीता और उत्तर भारतीय राज्यों को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया और अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान विशेष तौर पर धन प्राप्ति करने को लेकर किया। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान विशेष तौर पर धन प्राप्ति करने को लेकर किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले उत्तर भारतीय राज्यों का अभियान और फिर दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारतीय राज्यों का अभियान अपने सेनापति उलुग खान नुसरत खां और स्वयं अपने नेतृत्व में किया और दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। उत्तर भारतीय राज्य को तो जीतकर अलाउद्दीन खिलजी वहां प्रत्यक्ष तौर पर शासन किया, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान कर अलाउद्दीन खिलजी धन प्राप्त किया और धन प्राप्त करने के उद्देश्य से ही दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान किया। दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान कर दक्षिण भारतीय राज्य के राजाओं को पराजित किया, उसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाया और कहा टैक्स दीजिए, टैक्स, ठीक है, और टैक्स लिया। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारतीय राज्य का जो अभियान किया उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान किया। गुजरात का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किया। अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात का अभियान किया। इस समय गुजरात का शासक
से ही डर गया और रायगढ़ गुजरात से भाग खड़ा हुआ। रायगढ़ देवगिरी पहुंच गया और देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहां शरण ले लिया। और जब राजा ही राज्य से भाग जाए तो फिर अराजकता वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रायगढ़ जब गुजरात छोड़कर भाग गया, गुजरात में अराजकता वाली स्थिति उत्पन्न हो गई और फिर उलूग खां और नुसरत खां ने मन भर कर गुजरात को लूटा। गुजरात के जितने प्रमुख शहर थे, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, जितने प्रमुख मंदिर थे, सोमनाथ मंदिर हो गया, मन भर कर लूटा, मन भर कर लूटा। गुजरात से धन संपत्ति भी प्राप्त किया। गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में मिलाने की भी घोषणा कर दिया। और यह अभियान जो हुआ था, यह अभियान हुआ था 1298-99। इस अभियान के क्रम में ही नुसरत खां ने 1000 दिनार में, नुसरत खां ने 1000 दिनार में हिंदू हिजरा मलिक काफूर को खरीदा। हिंदू हिजरा मलिक काफूर को खरीदा, मलिक काफूर को खरीदा। इसी मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी बाद में जाकर दक्षिण भारत का अभियान किया था और इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, जिस वजह से इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। बड़ी योग्य दूरदर्शी व्यक्ति था ये और बड़ी साहसी था, उच्च क्वालिटी का सेनापति था, त्वरित निर्णय लेने में सक्षम था, बहुत गुणों से भरा पड़ा था मलिक काफूर। मलिक काफूर को गुजरात अभियान के क्रम में ही नुसरत का खरीदा और खरीद करके अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। ये गुजरात अभियान हो गया। गुजरात अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान राज्य का अभियान किया और राजस्थान राज्य के अभियान के क्रम में ही अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर और चित्तौड़ का अभियान किया। रणथंभौर भी राजस्थान में है और चित्तौड़ भी राजस्थान में है। रणथंभौर भी राजस्थान में है और चित्तौड़ भी राजस्थान में है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर और चित्तौड़ का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान राजस्थान में पड़ता है। रणथंभौर का अभियान 1301 ईस्वी में किया, 1301। और जब रणथंभौर का अभियान किया तो उस समय यहां के शासक हुआ करते थे, राजपूत शासक हुआ करते थे। उनका नाम था हमीर देव, उनका नाम था हमीर देव, राजपूत शासक हमीर देव, हमीर देव। राजपूत शासक हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। कई महीनों तक अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर का घेराबंदी करके रखा, लेकिन फिर भी हमीर देव आत्मसमर्पण नहीं किया। परंतु बाद के दिनों में हमीर देव का प्रधानमंत्री रणमल था, जो धोखेबाज निकला। हमीर देव का प्रधानमंत्री था रणमल, 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 जो धोखेबाज निकला। रणमल अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया। रणमल अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया और रणमल अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया और रणमल ने हमीर देव की सारी कमजोरी अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया। रणमल अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। इस साहस पर ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रणथंभौर के किला पर आक्रमण किया। पहले घेरा डाले हुए था, आक्रमण नहीं किया था, घेरा डाले हुए था, लेकिन रणमल के साथ होने के कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मनोबल बढ़ चुका था और फिर रणथंभौर के किला पर आक्रमण किया। और जब रणथंभौर के किला पर आक्रमण हुआ तो हमीर देव अपने बचाव में उतरे और युद्ध करते हुए हमीर देव मारे गए। और जब युद्ध करते हुए हमीर देव मारे गए तो हमीर देव की पत्नी थी रंगा देवी। रंगा देवी को लगा कि अब उसका इज्जत लूटा जाएगा मुस्लिम शासकों के द्वारा। तो रंगा देवी हजारों राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर ली, आत्महत्या कर ली, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दी, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दी ताकि उनके इज्जत के साथ न खेला जा सके मुस्लिम शासकों के द्वारा। उस समय की राजपूत स्त्रियां भी बड़ी स्वाभिमानी होती थी। उस समय की राजपूत स्त्री, इस समय की नहीं, उस समय की बहुत स्वाभिमानी होती थी। तो रणमल के धोखाधड़ी के कारण ही रणथंभौर पर कब्जा करने में अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा। रणथंभौर के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने और उसकी सेना ने राजस्थान के भीतर ही चित्तौड़ है, चित्तौड़ का अभियान किया। चित्तौड़ का अभियान 1303 में किया। जब 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया, चित्तौड़ का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया, तो चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह हुआ करते थे। राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। चित्तौड़ अभियान को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है।
चित्तौड़ की रानी राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ का अभियान किया था। वहीं इतिहासकार और विद्वानों का दूसरा ग्रुप यह कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, वह अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ का अभियान किया। और ज्यादातर विद्वान इस बात में ही अपनी सहमति जतलाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, वह अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, इसलिए उन्होंने चित्तौड़ का अभियान किया, इसलिए उन्होंने चित्तौड़ का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ का अभियान किया, अलाउद्दीन खिलजी इस अभियान पर स्वयं गए हुए थे और अलाउद्दीन खिलजी के इस अभियान पर उनके साथ अमीर खुसरो भी था। अलाउद्दीन खिलजी के इस अभियान के समय उनके साथ अमीर खुसरो भी था। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किला को चारों तरफ से घेर लिया, और जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किला को चारों तरफ से घेर लिया, चित्तौड़ का किला चारों तरफ से घेर लिया गया, तो फिर चित्तौड़ के किला के घेर लिए जाने के बाद राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और राणा रतन सिंह के आत्मसमर्पण करने के बाद चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दिया और उसका नाम बदलकर खिजराबाद रखा और वहां का शासक अपने बेटा खिज्र खां को बनाया। और कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर थे, अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान के चित्तौड़ अभियान पर थे, तो तारगी बेग के नेतृत्व में दिल्ली पर मंगोलों ने आक्रमण किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उस मंगोल आक्रमण को नजरअंदाज कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी सोचा पहले चित्तौड़ जीतेंगे, बाद में देखेंगे मंगोल को। और ये तो अधिकतर विद्वान का मत है, परंतु मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि पद्मावत नामक साहित्य लिखा है, उन्होंने अपने साहित्य में इस बात का विवरण दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी राजपूत रानी चित्तौड़ की रानी राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती की खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध था और वह उसे पाना चाहता था, और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान किया। जैसा कि एक मूवी आया है, हाँ जो भी है, उसमें दिखलाया भी गया है। खैर जो भी हो, मतलब उससे नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान किया, चित्तौड़ को जीता और चित्तौड़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ और रणथंभौर का अभियान कर राजस्थान को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। फिर अलाउद्दीन खिलजी मालवा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, और जैसे उत्तर भारतीय राज्यों का अभियान पूरा हुआ, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया, दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर। आगे हम आपको दक्षिण भारतीय राज्यों के अभियान के विषय में बताएंगे, लेकिन उससे पहले पढ़िए, याद कर पाएंगे फिर आगे बढ़े। पढ़िए, चलिए बताइए, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक? 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम कौन ऐसा शासक था जो अपने चाचा और ससुर की हत्या कर गद्दी प्राप्त? कौन ऐसा शासक था जो अपने चाचा और ससुर की हत्या कर गद्दी प्राप्त? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहां का सूबेदार? करामानिकपुर। कहां का? अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहां का सूबेदार? सुल्तान बनने से पहले कहां का सूबेदार? करामानिकपुर। आगे बताइएगा कि जो है आपको दिल्ली के कौन ऐसे सुल्तान थे जो विश्व विजयी करना चाहता था, एक नया धर्म चलाना चाहता था, 4 अध्यादेश जारी किया, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया? अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी था, साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी किसके कहने पर विश्व विजयी अभियान का परित्याग कर दिया? अलाउल, दिल्ली के कोतवाल अलाउल। अलाउद्दीन खिलजी किसके कहने पर, अलाउद्दीन खिलजी किसके कहने पर जो है विश्व विजयी अभियान का परित्याग कर दिया? और विश्व विजयी अभियान का परित्याग कर भारत का अभियान किया, हाँ या ना? और जब भारत का अभियान शुरू किया तो उस क्रम में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान कब किया? गुजरात का अभियान कब किया? और किसके नेतृत्व में किया? किसके नेतृत्व में? उस समय गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक भाग गया था ना जी, जाकर के देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ शरण ले लिया था। गुजरात के शासक रैकन भागकर किसके यहाँ शरण लिया? देवगिरी के शासक। और फिर उलूग खान, नुसरत खान गुजरात को खूब लूटा। और इस गुजरात अभियान के क्रम में ही नुसरत खान ने किसे 1000 दिनार में खरीदा? किसे 1000 दिनारी किसे कहा जाए? 1000 दिनारी। क्लियर है? चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान राज्य के अंतर्गत रणथंभौर का अभियान कब किया? रणथंभौर का अभियान इस समय यहाँ के
अलाउद्दीन, और इसी कारण हमीर देव मारा गया और रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया। क्लियर है? इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान राज्य के अंतर्गत चित्तौड़ का अभियान कब किया? चित्तौड़ का अभियान। इस समय यहाँ के शासक राणा, और चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी जीता। और चित्तौड़ का शासक किसे बनाया? अपने पुत्र खिज्र खां। चित्तौड़ का शासक किसे बनाया? अपने पुत्र। और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? खिजराबाद। क्या रखा? खिजराबाद। समझ गए? चलिए अब आगे आइए, अब आगे समझिए। अलाउद्दीन खिलजी का जब उत्तर भारतीय राज्यों का अभियान संपन्न हुआ तो उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम सुल्तान हुआ, तो जो विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारत की ओर रुख किया, विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारत की ओर रुख किया। और अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में किया, और इस अभियान का उद्देश्य था धन दौलत प्राप्त करना। अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत का अभियान किया था उसका उद्देश्य था धन दौलत प्राप्त करना, रुपया पैसा प्राप्त करना, मूल्यवान धातु प्राप्त करना। अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के नेतृत्व में जो दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान किया, देवगिरी का अभियान किया, तेलंगाना या वारंगल का अभियान किया, पांड्य राज्य का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों के अंतर्गत देवगिरी का अभियान किया। देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता था। देवगिरी का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने 1307-8 में किया। 1307-8 में जब देवगिरी का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में किया तो उस समय यहां के शासक हुआ करते थे रामचंद्र देव। मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिया और रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली भेज दिया। रामचंद्र देव जब दिल्ली गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव का काफी मान सम्मान किया और रामचंद्र देव और रामचंद्र देव को राजाओं में राजा की उपाधि दिया। रामचंद्र देव को जो है राजाओं में राजाओं की उपाधि दिया, राजाओं में राजा की उपाधि दिया। इससे बड़ी प्रसन्न हुआ रामचंद्र देव, और जब तक रामचंद्र देव जीवित रहा दोबारा कभी विद्रोह नहीं किया और अलाउद्दीन खिलजी को कर भी दिया, टैक्स भी दिया। अलाउद्दीन खिलजी को कर भी दिया, टैक्स भी दिया। रामचंद्र देव के बाद रामचंद्र देव का 1313 ईस्वी में निधन हो गया। रामचंद्र देव का जब 1313 ईस्वी में निधन हो गया तो रामचंद्र देव का उत्तराधिकारी 1313 ईस्वी में उसका बेटा बना शंकर देव। और जब शंकर देव शासक बना ना देवगिरी का, तो शंकर देव ने अलाउद्दीन खिलजी को शासक मानने से इनकार कर दिया, अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, कर देने से इनकार कर दिया। जब शंकर देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, कर देने से इनकार कर दिया, तो मलिक काफूर के नेतृत्व में फिर से 1313 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में फिर से 1313 ईस्वी में दोबारा देवगिरी का अभियान हुआ और मलिक काफूर ने शंकर देव को मार दिया। देवगिरी को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दिया। इसके बाद दक्षिण भारतीय राज्यों के अंतर्गत तेलंगाना या वारंगल का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तेलंगाना या वारंगल का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और तेलंगाना या वारंगल का अभियान 1309 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में किया गया था। इस समय यहां के शासक प्रताप रुद्र देव थे। मलिक काफूर ने प्रताप रुद्र देव को पराजित कर दिया और मलिक काफूर ने प्रताप रुद्र देव को पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार करवाया, कर देने को कहा। प्रताप रुद्र देव अधीनता भी स्वीकार किया, कर भी दिया। और प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया और मलिक काफूर वो कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा तेलंगाना या वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव से प्राप्त हुआ। इसके बाद दक्षिण भारतीय राज्यों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने पांड्य राज्य का अभियान किया। पांड्य राज्य का अभियान 1311 में किया। पांड्य राज्य में दो भाई हुआ करता था, एक का नाम था सुंदर पांड्य, एक का नाम था वीर पांड्य। दोनों गद्दी पांड्य राज्य का गद्दी प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ रहा था। सुंदर पांड्य ने मदद करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भेजा। अलाउद्दीन खिलजी सुंदर पांड्य का मदद करने के लिए मलिक काफूर को भेजा और मलिक काफूर पांड्य राज्य पहुंचा, सुंदर पांड्य का मदद किया, सुंदर पांड्य को गद्दी पर बैठाया और पांड्य राज्य को मलिक काफूर लूट लिया और लूट करके सारा धन संपत्ति अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी जिस धन संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया था उसमें हद तक अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा। हद तक सफल नहीं रहा बल्कि पूर्णतः सफल रहा। पूर्णतः अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा। ये अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान थे और अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी होने के साथ साथ सुधारवादी भी थे। सैन्य व्यवस्था हो, वित्त व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, हर व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी ने सुधार करने का काम किया है। तो अब हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो तमाम प्रकार के सुधारवादी कार्य किए गए हैं उन सुधारवादी कार्यों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले दक्षिण भारतीय अभियान को पढ़िए जल्दी। दक्षिण
उद्देश्य से? किस उद्देश्य से? विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का अभियान कब किया? देवगिरी का अभियान। उस समय यहाँ के शासक कौन थे? कौन थे? मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिल्ली भेजा और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव का काफी मान सम्मान किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को कौन सी उपाधि? जब तक रामचंद्र देव देवगिरी का शासक रहा, क्या उन्होंने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह किया? नहीं किया। रामचंद्र देव के बाद देवगिरी का अगला शासक कौन बना? शंकरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह किया और फिर शंकरदेव के विद्रोह को दबाने के लिए 1313 ईस्वी में मलिक काफूर गए और विद्रोह दबाए। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में तेलंगाना या वारंगल का अभियान कब किया? इस समय यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में पांड्य राज का अभियान कब किया? क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के सुधार अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? चलिए अब दीजिए होमवर्क, सब पूछ देते हैं। सिर्फ इसी में था ना, कल आपका टेस्ट अपना आइए दीजिए, यहीं पर है। सिर्फ इसी में होमवर्क था आपको, चैप्टर नंबर 23 पूरा। आगे होमवर्क है चैप्टर नंबर 24 संसदीय समिति। कम ही क्वेश्चन होगा इसमें। चलिए बताइए तो, भारतीय संसद के घटक कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाए? कितना? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? 253। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य? भारत की संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है ना ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 267। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? 100। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक की सदन में पेश किया जाता है पहले। राज्यसभा धन विधेयक को कितना दिनों तक रोक सकती है? लेखानुदान क्या है? बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटित हेतु। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। गिलोटिन का क्या अर्थ है? बिना बहस के विधेयक पर सहमति दे देना। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया? 13/5/2002। 13/5/1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय विठल भाई पटेल। आगे संसदीय समिति, इसमें आगे संसदीय समिति देख लीजिएगा, ठीक है? और कल आपका टेस्ट है। आगे फिजिक्स का क्लास आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाँ कर रहे हैं, तो कीजिए, कर लीजिए, ठीक है? और दूसरी बात जो है, आपको मैथ का क्लास भी आपको करना चाहिए। करते हैं, ठीक है? नहीं करते हैं तो ठीक नहीं है। धन्यवाद। यही होगा टेस्ट, यहीं पर तो होता है। अब तो यही होता है, यही होगा। धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगली क्लास में।